देखिए, नीट आंदोलन अभी भी थमा नहीं है। भले ही जंतर मंतर से जेंजी ने टेंट उखाड़ लिया, पर भारत का जो संसद है अब नीट बिल पर अखाड़ा बना हुआ है। वही हमारे पड़ोस यानी कि पाकिस्तान के पीओजेके में भी आंदोलन अपने चरम पर है। तो आज ओटीपी में जिन 3 खबरों की हम बात करेंगे, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है धक्का पीओके, बेलगाम पाक आर्मी। यहाँ गोलियों से दहला रावलकोट, छिड़ा गृह युद्ध। क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको कैसे नरसंहार हो रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर है आज जहां कंगना के बिगड़े बोल, खुला नया फ्रंट, जेंजी मांगे इस्तीफा। अब किसका, वो भी आपको बताएंगे। और तीसरे नंबर पर आज हम बात करने वाले हैं एंटी पेपर लीक बिल में ऐसा क्या है जिससे सब डरे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीओके में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। रावलकोट की सड़क पर उठी आवाज अब इस्लामाबाद की सत्ता को खुली चुनौती देती दिख रही है। प्रदर्शन, फायरिंग और मौत के दावे और चुनावी संकट के बीच बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान अपने ही कब्जे वाले इलाके में जनाक्रोश को दबा पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे यहाँ पर। दरअसल पीओके में इस बार चिंगारी सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, ये आग सीधे इस्लामाबाद की सत्ता को ललकार रही है। और रावलकोट की सड़कों पर हजारों लोग अपने हक के लिए उतरे हुए थे। उनके हाथों में हथियार नहीं थे, बल्कि मांगे थी रोजगार, राहत और सम्मान की। लेकिन उनका सामना बातचीत से नहीं बल्कि गोलियों से हुआ। और यही वो मोड़ है जहां कहानी बदलती है, जहां एक आंदोलन एक विद्रोह में तब्दील हो जाता है देखते ही देखते। दावे यहाँ पर चौंकाने वाले हैं। देखिए, प्रदर्शनकारी संगठनों का ये कहना है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग में 19 लोगों की जान चली गई, दर्जनों घायल भी हुए। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और होती भी नहीं है आमतौर पर। लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वो किसी भी सभ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। सड़कों पर खून, लोगों के कंधों पर घायल व्यक्ति और अस्पतालों के बाहर अफरा तफरी। ये कोई सामान्य विरोध नहीं था, बल्कि एक उबलता हुआ जनाक्रोश था जो यहाँ देखने को मिला। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, एक ऐसा चेहरा जिसे अब पीओके के लोग अपने दर्द का जिम्मेदार मानने लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या आसिम मुनीर अपने ही लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करके हालात को संभाल रहे हैं या और भड़का रहे हैं ये। देखिए, पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। 27 जुलाई दोपहर 1 बजे तक मांगे पूरी करो, वरना रावलकोट के मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च हम करेंगे। समय बीता, सरकार चुप रही और फिर सड़कों पर सैलाब उतर गया। हजारों लोग एक ही आवाज जहां उठा रहे थे वो था हक चाहिए, लेकिन जवाब आया गोलियों में। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं, 5 जून से आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही थी और अब खुलकर बल प्रयोग भी किया गया। एक प्रदर्शनकारी का बयान दिल दहला देता है। कहा, हमारे टैक्स से खरीदी गई गोलियां हम पर ही चलाई गई हैं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि भरोसे के टूटने की कहानी है। इस तरीके की तस्वीर है यहाँ। JAAC ने दावा किया है कि फायरिंग के दौरान उनके संस्थापक उमर नजीर कश्मीरी के छोटे भाई उस्मान नजीर की भी मौत हुई है और साथ ही अलग अलग इलाकों से आए कई लोगों के मारे जाने की भी बात कही गई। संगठन ने दुनिया भर के कश्मीरियों से अपील की है कि वो पाकिस्तानी दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र के सामने प्रदर्शन करें, अपनी आवाज उठाते रहें। देखिए, इन सब के बीच में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये सिर्फ महंगाई और प्रशासनिक मांगों का आंदोलन है या फिर पाकिस्तान के नियंत्रण के खिलाफ खुली चुनौती है जो यहाँ सड़कों पर देखने को मिल रही है। क्योंकि अब ये सब उस समय हो रहा है जब पीओजेके में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। मीरपुर डिवीजन की सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन हिंसा, हड़ताल और विरोध के चलते कई जगह चुनाव टालने पड़ गए। राजनीतिक रैलियां रद्द हो गईं, प्रचार ठप हो गया। यानी कि अब यह आंदोलन सिर्फ सड़कों तक नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों को भी हिला रहा है। भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और इसे दशकों से चल रहे कथित दमन का परिणाम बताया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देखिए हलचल दिखी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने पाकिस्तान से संयम बरतने और निष्पक्ष जांच की अपील कर दी। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि क्या सिर्फ अपील से हालात बदलेंगे यहाँ पर। और OIC की चुप्पी भी अब सवालों के घेरे में है। जो संगठन अक्सर कश्मीर पर बयान देता है वो पीओके में लगे आरोपों पर खामोश क्यों है। अब तस्वीर साफ होती जा रही है। पीओके में गुस्सा उबल रहा है, लोग सड़कों पर हैं और सत्ता गलियारों से जवाब दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अपने ही कब्जे वाले इलाके में लोगों का भरोसा खो चुका है? क्या आसिम मुनीर की सख्ती हालात संभाल पाएगी या फिर ये आवाज भी एक बार और दबा दी जाएगी, संघर्ष बनकर रह जाएगा? आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये सिर्फ एक विरोध था, ये एक ऐसी चिंगारी जो पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल सकती है।
अब आज की दूसरी स्टोरी की हम बात करते हैं। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। इस बार उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिख करके कुछ युवा हिंदू लड़कियों और तथाकथित पश्चिमी सोच से प्रभावित नई पीढ़ी पर निशाना साधा। उन्होंने ये दावा किया है कि आज की कई लड़कियां बिना जिम्मेदारी उठाए आजादी चाहती हैं और इसी संदर्भ में उन्होंने जनरेशन गटर जैसा शब्द इस्तेमाल किया। जी हाँ, किसी भी सार्वजनिक जीवन में मौजूद व्यक्ति को अपनी राय रखने का देखिए पूरा अधिकार है, लेकिन जब वो व्यक्ति सांसद भी हो तब उसके शब्द केवल निजी विचार तक नहीं रह जाते बल्कि सामाजिक संदेश भी बन जाते हैं। और यही वजह है कि कंगना के इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छेड़ दी है। देखिए, असल सवाल यहाँ ये है कि क्या किसी पूरी पीढ़ी को एक ही रंग में रंग देना उचित है, यानी कि सही है क्या? आज जिस जेनजी पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसी पीढ़ी ने पिछले कुछ वर्षों में कई सामाजिक और सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और ये वही युवा हैं जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग उठाई, पेपर लीक के खिलाफ आवाज बुलंद की और लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर के सड़कों तक अपनी बात रखने में ये हिचके नहीं, खुलकर सामने आए। देखिए, नीट परीक्षा से जुड़े विवाद के दौरान देश भर के छात्र और युवाओं का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकार को परीक्षा प्रणाली को और सख्त बनाने की दिशा में कदम उठाने पड़े। आंदोलन सही था या गलत, इसके तरीके पर बहस हो सकती है, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि युवाओं की आवाज का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि असर ऐसा हुआ है कि सभी चौंक गए। देखिए, इस मामले को लेकर के बहस तेज हो गई है। जेंजी के समर्थन में लोग ये कह रहे हैं कि जेंजी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो हर सवाल पूछते हैं, उससे डरते नहीं हैं। और ये पीढ़ी सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं करती है, बल्कि सूचना, अभियान और जनमत तैयार करने के लिए भी करती है। और एक नमूना हमने देख भी लिया। कई बार यही डिजिटल दबाव प्रशासन और सरकारों को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देता है। और सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रही हूँ, कई देशों में ये देखा है आपने। क्या इस पीढ़ी में कमियां नहीं है? सवाल उठता है तो बिल्कुल हाँ है। सोशल मीडिया की लत, तुरंत सफलता की चाह, दिखावे की संस्कृति और मानसिक दबाव जैसी चुनौतियां भी इसी पीढ़ी के सामने है। लेकिन क्या इन कमियों के आधार पर करोड़ों युवाओं को गटर कह देना उचित होगा? और ये शब्द कितना जायज है? सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस में ये कहा जा रहा है कि इतिहास गवाह है कि हर नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी ने कभी ना कभी गैर जिम्मेदार कहा है। देखिए, कभी युवाओं को बिगड़ैल कहा गया, कभी मोबाइल जनरेशन का नाम दिया गया, कभी सेल्फी जनरेशन और अब गटर जनरेशन। लेकिन समय ने बार बार साबित किया है कि बदलाव अक्सर वही लोग लाते हैं जिन्हें शुरुआत में सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। और उस बदलाव की एक तस्वीर इन जेंजी ने पेश भी की है। कंगना ने अपने पोस्ट में ये कहा कि आत्मनिर्भरता मेहनत से आती है और आजादी कमानी पड़ती है। इस बात से शायद बहुत लोग सहमत होंगे, लेकिन यह भी सच है कि आज लाखों युवा पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, नई तकनीक सीख रहे हैं और अपने दम पर करियर बना रहे हैं। ये पुरानी पीढ़ी को कुछ उदाहरणों के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कंगना के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आई हैं। लोग रिएक्शन दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद हैं सुखदेव भगत, जिन्होंने कहा कि जब उनकी अपनी पार्टी भी कई बार उनके बयानों से दूरी बनाती रही, तब जनता उनके विवादित राजनीतिक बयानों को कितनी गंभीरता से लेगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा है कि फिल्मों में सफलता और राजनीतिक समझ दोनों दो अलग बातें होती हैं। अब कंगना के बयानों को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो संदर्भ यहाँ पर दर्शाया गया है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अपनी जगह है, लेकिन असली चर्चा राजनीति से आगे की है। अब ये क्या ये उस सोच की चर्चा है जिसमें पूरी युवा पीढ़ी को एक ही पैमाने से मापा जाता है? भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, हम सब जानते हैं। आने वाले वर्षों में यही जेंजी प्रशासन चलाएगी, कंपनियां बनाएगी, वैज्ञानिक बनेगी, सैनिक बनेगी, शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाएगी, पत्रकार कोई बन सकता है, संसद तक पहुंचेगी। अगर हम असहमति पर उन्हें अपमानजनक नाम देंगे तो संवाद की जगह टकराव क्या पैदा नहीं होगा? लोकतंत्र में युवाओं से असहमति हो सकती है और तरीकों पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन उन्हें सुनना भी उतना ही जरूरी है। आलोचना तब प्रभावी होती है जब वो दिशा दिखाए, ना कि पूरी पीढ़ी की पहचान पर हमला करते। इसीलिए शायद वक्त की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम जेंजी को सोशल मीडिया की कुछ वायरल तस्वीरों से नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, उनके योगदान और उनके सपनों से हम पहचाने, क्योंकि यही युवा आने वाले भारत की तस्वीर लिखने वाले हैं। याद रखिएगा, ये वो युवा हैं जिन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, सड़कों पर उतरे, व्यवस्था को चुनौती दी और सरकार को परीक्षा प्रणाली पर नए फैसले लेने के लिए मजबूर कर दिया। किसी
पूरी पीढ़ी को कुछ वायरल रील्स या सोशल मीडिया के ट्रेंड को देखकर आंक देना आसान नहीं है, लेकिन उस पीढ़ी की मेहनत, संघर्ष और लोकतांत्रिक भागीदारी को नजरअंदाज करना कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि जेन ज़ी कैसी है, सवाल ये है कि क्या हम उसकी आवाज सुनना भी चाहते हैं या सिर्फ उसे नाम दे करके हम खारिज कर देना चाहते हैं, अपनी सोच को, विचार को उसके ऊपर थोपना चाहते हैं। और अब बात करते हैं आज की तीसरी स्टोरी की। देश में पेपर लीक अब सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है और उसकी एक समस्या तक नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। वर्षों से छात्र मेहनत करते रहे, लेकिन कुछ मिनटों में लीक हुए प्रश्न पत्र उनकी पूरी तैयारी पर पानी फेर देते थे। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, सरकार पर सवाल उठाए गए, विपक्ष ने हमला बोला और लाखों अभ्यर्थियों ने पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग की। अब इस पूरे विवाद के बीच में देखिए, सरकार संसद में एक ऐसा संशोधन बिल लेकर आई है जिसका दावा है कि पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ी जाएगी। लेकिन नए संशोधन बिल में ऐसा क्या है जो कानून बनते ही पुराने कानून से अलग और ज्यादा सख्त हो जाएगा? पेपर लीक का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों में से एक बन गया। देखिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर की भर्ती की हम बात करें, परीक्षा हो या प्रवेश परीक्षाएं, बार बार सामने आए पेपर लीक के मामले ने लाखों छात्रों का भरोसा कमजोर किया। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि कई वर्षों तक मेहनत करते रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की मिलीभगत पूरी परीक्षा प्रक्रिया को संदिग्ध बना देती है और सब कुछ गुड़गोबर हो जाता है। हाल के दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी हुआ। छात्रों ने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। और इस पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने संसद में पेपर लीक से जुड़े कानून और उसके अधिकार सख्त बनाने के उद्देश्य से संशोधन बिल पेश किया। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के तरफ से प्रस्तुत इस प्रस्तावित कानून के उद्देश्य सिर्फ दोषियों को सजा देने तक नहीं, बल्कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाता है। इस सबसे बड़ा बदलाव देखने को वो मिलेगा, सजा होगी दोगुनी। देखिए, ये बड़ी बात है। पुराने कानून में पेपर लीक से जुड़े अपराधों के लिए 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था। सरकार का ये मानना है कि ये सजा संगठित अपराध के रूप में काम कर रहे पेपर लीक गिरोह को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी और इसीलिए संशोधित बिल में न्यूनतम सजा 5 वर्ष और अधिकतम जो सजा है वो 10 साल का प्रस्ताव इसमें रखा गया। इसका संदेश साफ है कि अब पेपर लीक को सामान्य अपराध नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गंभीर अपराध के रूप में देखा जाएगा, उसी श्रेणी में आएगा। और कानून में सबसे चौंकाने वाला बदलाव आर्थिक दंड को लेकर के किया गया। पहले जहां अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपए था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव रखा गया। सरकार का यह मानना है कि पेपर लीक का नेटवर्क करोड़ों रुपए के अवैध कारोबार से जुड़ा होता है और ऐसे में मामूली जुर्माना अपराधियों के लिए प्रभावी नहीं माना जा सकता। भारी आर्थिक पनिशमेंट से ऐसे नेटवर्क की वित्तीय कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके तहत अब तक ऐसे मामलों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए की जाती थी, लेकिन संशोधित बिल में पेपर लीक मामलों के लिए विशेष स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसका उद्देश्य ये है कि केवल इसी प्रक्रिया के अपराधों की जांच करने वाली विशेष टीम बनाई जाए, जिससे जांच अधिक तेज, तकनीकी रूप से मजबूत और परिणाम आधारित हो सके। और पुराने कानून की एक बड़ी कमी ये भी मानी जाती थी कि जांच पूरी करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी। कई मामलों में जांच महीनों या सालों तक लंबी खिंच सकती थी और नए संशोधन के अनुसार संबंधित एजेंसी को 2 महीनों के भीतर जांच की पूरी लिस्ट सामने रखनी होगी। सबूत जल्दी जुटाने होंगे, बाकी मुकदमे, प्रक्रिया, इन सबों में भी टाइम लगता है, इसमें भी ध्यान रखा गया है। संशोधन बिल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा न्यायिक प्रक्रिया को तेज बनाना है। पहले पेपर लीक के मामले सामान्य अदालत में चले जाते थे, जहां अन्य मामलों के साथ इसकी भी सुनवाई होती थी, और अब प्रस्ताव है कि हर राज्य में ऐसे मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं और इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी और मुकदमे को प्राथमिकता के आधार पर आगे इन कोर्ट के जरिए बढ़ाया जाएगा। देखिए, नए बिल में यह भी प्रस्ताव है कि ट्रायल अधिकतम 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। इसका मतलब अब ये हुआ कि वर्षों तक लंबित रहने वाले मामलों की जगह अब तय समय के भीतर दोष तय करने और सजा सुनाने की व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर ये व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो पीड़ित छात्रों को जल्द न्याय मिलने की संभावना भी जाहिर सी बातें बढ़ जाती है। और सिर्फ निचली अदालत ही नहीं, बल्कि अपील की प्रक्रिया में भी बदलाव प्रस्तावित है। देखिए, संशोधन के अनुसार दोषी या बाकी अन्य पक्ष को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय सीमा दिया जाए। वहीं हाईकोर्ट को भी ऐसे मामलों का निपटारा 3 महीने के भीतर करने का लक्ष्य दिया गया। इससे न्यायिक प्रक्रिया में अनिश्चितता कम करने की कोशिश दिखाई देती है साफ तौर पर। तो सरकार ने कानून में संशोधन के साथ साथ
प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई शुरू कर दी। पेपर लीक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के 47 अधिकारियों को सेवा से हटा दिया गया और सूत्रों के अनुसार इन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की तैयारी भी की जा रही है और इसे परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसके अलावा देखिए, शिक्षा मंत्रालय में भी प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। एनटीए की जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समीक्षा है वो की जाएगी। तकनीकी सुरक्षा बढ़ाने और परीक्षा संचालन में डिजिटल सुधार लागू करने की तैयारी की जा रही है ताकि भविष्य में जो क्वेश्चन पेपर है उसकी सुरक्षा और निगरानी पहले से अधिक मजबूत हो सके। और दिल्ली पुलिस ने भी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष एसटीएफ गठित की है और इसके दायरे में यूपीएससी से लेकर के एनटीए द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाएं शामिल की। इसका उद्देश्य अलग अलग एजेंसियों में बिखरी जांच को बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ाना और परीक्षा प्रणाली में संभावित गड़बड़ियों की समय रहते पहचान करना है। तो नया संशोधन बिल कागज पर पहले की तुलना में कहीं अधिक कठोर दिखाई तो देता है। लंबी सजा, भारी जुर्माना और विशेषज्ञ जांच एजेंसी, समयबद्ध जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट और अपील की निश्चित समय सीमा जैसे प्रावधान पहले के कानून से अलग बनाते हैं। हालांकि किसी भी कानून की वास्तविक सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अगर जांच एजेंसियां तय समय में निष्पक्ष जांच करें, अदालतें निर्धारित अवधि में सुनवाई पूरी करें और परीक्षा संस्थानों में तकनीकी सुरक्षा मजबूत हो जाए, तभी करोड़ों छात्रों का भरोसा पूरी तरह लौट सकेगा। आने वाले समय में यही सबसे बड़ी कसौटी होगी कि ये कानून सिर्फ सख्त दिखाई देता है या वास्तव में पेपर लीक माफिया पर निर्णायक प्रहार भी कर सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताएं। इन मुद्दों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं।